चलिए रिवीजन करते हैं। चैप्टर है हमारे पास डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के चैप्टर में जब आपने किया होगा तो आपको पता चला होगा ले देकर यहाँ केवल और केवल एक ही चीज है जो है स्टॉक रिजर्व। अगर हम लोगों ने स्टॉक रिजर्व सही से बना लिया तो क्वेश्चन आराम से हो जाता है। अदरवाइज हम इसमें स्टॉक रिजर्व से पहले का काम तो इजीली कर ही लेते। एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो नो डाउट स्टॉक रिजर्व वाला ही आता है। तो इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम डिस्कस करते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन में स्टॉक रिजर्व कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब बिजनेस में हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हमारे एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस का पता लगा पाए। तो ये काफी हद तक उससे भी मैच करता है जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड का एक चैप्टर होता है। उसमें भी हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हम अपने एक्सपेंसेस को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटते हैं। इवन एक कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस का चैप्टर है, उसमें तो सेम क्वेश्चन है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता है, वहां पर एक दूसरे प्रोसेस से प्रॉफिट लेकर चार्ज करके माल देते हैं, तो वहां पर हमें स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ता है। सेम वहां पर भी यही काम करते हैं। तो हम हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, और प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि पता चल सके कि कौन से डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। तो उसके लिए या तो हम सबकी अकाउंटिंग अलग अलग बनाएं, विच इज नॉट प्रैक्टिकल, बहुत खर्चा हो जाएगा और पॉसिबल भी नहीं है। तो ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग एक कॉमन अकाउंटिंग करते हैं, और ईयर एंड में जब प्रॉफिट निकालना होता है सबका ट्रेडिंग पीएनएल अलग अलग बना लेते हैं, और एक सूटेबल बेसिस से हम उस एक्सपेंसेस को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो था डिपार्टमेंट हम कैसे करें, जो मैंने बताया सेपरेट बुक्स और बनाएं या हम एक साथ बुक बनाकर ईयर एंड में कॉलमर फॉर्म में बना दें। तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। पहले कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होंगी जो डिपार्टमेंट वाइज हमें ऑलरेडी दे रखी होंगी, तो उनको सीधा सीधा लिख लेंगे। कुछ एक्सपेंसेस कई बार ऐसे होते हैं जो हमें डिवाइड करके अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिए होते, तो हम किसी सूटेबल बेसिस से उन एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं तो सेल के रेशो में, कोई टाइम बेसिस के एक्सपेंसेस हैं, या कुछ ऐसा है एरिया के हिसाब से डिवाइड होना है, हमें अलग अलग डिपार्टमेंट का एरिया दिया हुआ है। तो मतलब हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कौन सा अब सैलरी है, मान लिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखे हैं या उन्होंने कितना टाइम दिया, तो ऐसा हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी और एक्सपेंसेस दे रखे होंगे, उसे हम डिपार्टमेंट में बांट देंगे। उसके बाद फिर हम जीपी निकालने के बाद पीएनएल भी बनाएंगे डिपार्टमेंट वाइज, और फिर एक जनरल पीएनएल बनाएंगे। जनरल पीएनएल में दो तीन चीजें आती हैं, एक तो वो एक्सपेंसेस जो हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, तो वो जनरल पीएनएल में लिख देते हैं। और बाद में जाकर एक स्टॉक रिजर्व आता है, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट पर माल देता है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इन्फ्लेटेड प्राइस पर होता है। वैसे भी विद इन द सेम बिजनेस कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉफिट ले रहा है और वो आगे माल बिक नहीं रहा है, तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाता है। तो उसके लिए हमें स्टॉक रिजर्व बनानी पड़ती है, वो स्टॉक रिजर्व भी जनरल पीएनएल में बनाते हैं। तो जनरल पीएनएल में दो चीजें आती हैं, एक स्टॉक रिजर्व ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पर, और एक आता है वो एक्सपेंसेस जो हम डिवाइड ही नहीं कर पाते डिपार्टमेंट में, वो भी हम कॉमन एक्सपेंसेस जनरल पीएनएल में लिख देते हैं। तो कॉमन एक्सपेंसेस जैसे रेंट है, रेंट को फ्लोर एरिया के रेशो में डिवाइड कर देते हैं। तो एक कॉमन है कैरिज आउटवर्ड वगैरह सेल के रेशो में, कैरिज इनवर्ड वगैरह परचेजेस के रेशो में, डेप्रिसिएशन है तो असेट की वैल्यू के रेशो में। तो एक कॉमन सेंस लगाकर हमें एक्सपेंसेस को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना होता है। तो पहले तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, दो तीन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए कि आपको डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है। तो यहाँ कुछ भी नहीं था। मेनली जब असली काम आता है जब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम माल ट्रांसफर करते हैं, तो वो हमारा कॉस्ट पर हो सकता है। तो जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट पर ट्रांसफर कर रहा है, तो ये भी अगेन वेरी सिंपल वेरी इजी है, क्योंकि यहाँ स्टॉक रिजर्व हमें बनाना ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट पर ट्रांसफर हो रहा है। जैसे प्रोसेस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। अब अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस नहीं पढ़ रखा, लेकिन ये रिवीजन वीडियो है, रिवीजन तो आप तभी देखेंगे जब ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो इसका कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है ना। ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो ही इसको वीडियो को देखने का कोई फायदा होगा आपको। तो यहाँ क्या है, जैसे डिपार्टमेंट ए है, तो डिपार्टमेंट
ए बी सी ऐसा हम कॉलम में बना लेते, कॉलम वाइज हम चलते। तो 3 डिपार्टमेंट है तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हो जाती है। अब यहां पर हम जैसे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का दिया हुआ है 3000, मान लिया ए की बात करें। कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हमें दे रखा है 8000, वेजेस दे रखा है 5000, ठीक है। अब सेल जो है वो लास्ट डिपार्टमेंट में ही हो रही है, तो सी डिपार्टमेंट ही माल बेच पा रहा है, तो ए और बी माल नहीं बेचते हैं, तो क्या करते हैं, जो भी माल बनता है वो दूसरे डिपार्टमेंट को दे देते। तो अब क्या होगा, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आएगा 4000। अगर हम देखें कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या नहीं, तो यहाँ कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें अलग से नहीं दिया हुआ है, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो पीएनएल से रिलेटेड है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर देखा कि इसकी कॉस्ट क्या आ रही है। तो जब हम हमने देखा कि हमारा ओपनिंग स्टॉक 3000 है, कंजम्पशन 8 है और वेजेस है 5000, तो कुल मिलाकर ये टोटल कितना हो गया 16000, और इसमें से 4000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो हमारा माल जो बनकर तैयार हुआ वो 12000 का हुआ, तो ये डिपार्टमेंट बी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ए के क्रेडिट में आएगा और बी के डेबिट में आ जाएगा। डिपार्टमेंट ए 12000, और बी की और कॉस्ट लिख लेंगे, जैसे बी के ओपनिंग स्टॉक 4000 है, कंजम्पशन 12000 है, वेजेस 10000 है, इसका क्लोजिंग स्टॉक 14000 है। तो ऐसे ही इसकी कॉस्ट बी की सी में चली जाएगी, सी के डेबिट में आ जाएगा, वो सेल करेगा तो प्रॉफिट सी का निकलेगा। तो इस मेथड में जहां पर हम कॉस्ट पर ट्रांसफर करते हैं, वहां बहुत बड़ा इशू या बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सारा का सारा प्रॉफिट लास्ट वाले डिपार्टमेंट का ही निकल कर आता है जिसने सेल करी। हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट तो निकल कर आया नहीं, तो हमें हर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस नहीं पता चल पाएगा कि कौन डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा है, कौन डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा। दूसरा, ये ज्यादातर तब होता है जब ए ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है या मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। तो जब ए बी को माल दे रहा है, बी सी को माल दे रहा है और सी सेल कर रहा है, तो सारा प्रॉफिट ए बी का भी मिलाकर सी में ही आ गया। तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा मेथड है कि हम कुछ कॉस्ट में परसेंटेज ऐड करके दूसरे डिपार्टमेंट को दें। सेलिंग प्राइस पर थर्ड मेथड में आएगा। अभी क्या होगा, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट प्लस सर्टेन फिक्स्ड प्रॉफिट पर ट्रांसफर करता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पर लिखा है कि 3 डिपार्टमेंट है, गारमेंट है, सेलिंग है और एडमिनिस्ट्रेशन है। और गारमेंट डिपार्टमेंट सेलिंग को माल जो देता है वो 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट देता है, तो जो भी कॉस्ट आएगा उसमें 20% ऐड कर देंगे। जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 3 डिपार्टमेंट है एबीसी, यहां पर भी सेल केवल कहां पर हो रही है, सी डिपार्टमेंट में हो रही है, लेकिन जो स्टॉक है, जो वैल्यू होता है, यहां लिखा है स्टॉक ऑफ इस डिपार्टमेंट आर एड वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न, मतलब बी को जो माल मिला है बी अपनी कॉस्ट पर करेगा, तो ये तो होता ही है, ज्यादातर यही होता है, बी अपनी कॉस्ट पर बनाएगा, सी अपनी कॉस्ट पर। लेकिन यहाँ लिखा है कि ए जब बी को माल देता है तो कॉस्ट में 1/3 ऐड कर देता है, 33.33%, मतलब 1/3, क्योंकि अगर आप 33.33% लिखेंगे तो ठीक नहीं आएगा, तो 1/3 करा करिए इसे हमेशा इन प्लेस ऑफ 33.33%। तो ये ए बी को देता है तो कॉस्ट प्लस 1/3 पर देता है, और जब बी सी को देता है तो 1/4 या 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस का 25%। तो कॉस्ट का 25% और सेलिंग प्राइस का 25% दोनों अलग अलग बात है। इसके बारे में तो हमारी फाउंडेशन लेवल से बात हो रही है कि हम लोडिंग कैसे निकालें, इवन चाहे वो ब्रांच का चैप्टर है उसमें में हमने बहुत बार कर लिया। हम ऐसा कर सकते हैं, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवॉइस प्राइस या ट्रांसफर प्राइस, वहां इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, कंसाइनमेंट में ब्रांच में यहाँ पर हम ट्रांसफर प्राइस बोल सकते हैं। तो जो दे नहीं रखा उस पर अगर हमें निकालना है एक्स मान लो, 100 मान लो, कुछ भी करके मान सकते हैं। नहीं तो ये होता है हमेशा, अगर कॉस्ट पे 1/4 है तो ट्रांसफर प्राइस पर 1/5 हो जाएगा। ये 2/3 है, 2/5 है, तो ये क्या हो जाएगा। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि
अगर हमें कॉस्ट पर दिया है तो सेलिंग प्राइस पे करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये अब ए अपॉन बी है तो ये क्या हो जाता है ए अपॉन ए प्लस बी। और ऐसे ही अगर ये 1/5 है तो ये यहां से 1/4 हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, अगर ये ए अपॉन बी है तो ये क्या हो जाता है ए अपॉन बी माइनस ए। तो ए से यहां से कॉस्ट प्राइस के लोडिंग से परसेंटेज से हम वहां जा, क्वेश्चन जब स्टार्ट करें तो दोनों लिख लें ऊपर, ताकि हमें जो भी दिया हुआ है दूसरा हम बड़े आराम से निकाल पाए। क्योंकि हमें कई बार ट्रांसफर प्राइस पे लगाना पड़ता है, कई बार कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि जब ए बी को ट्रांसफर कर रहा है तो कॉस्ट प्लस करना पड़ेगा। अब हमें ये दे रखा है बी ने सी को ट्रांसफर प्राइस का 1/4 दिया, तो हम जब कॉस्ट निकाल लेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस का चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस का चाहिए तो 1/3 कर देंगे, है ना, क्योंकि 1/3 ऑन कॉस्ट या 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस एक ही बात। और जब हमें स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा तो स्टॉक रिजर्व तो ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइस पे, तो हमें ट्रांसफर प्राइस वाली परसेंटेज लगानी पड़ेगी। तो कभी हमें कॉस्ट वाली लगानी पड़ेगी, कभी ट्रांसफर प्राइस वाली लगानी पड़ेगी। तो ज्यादा अच्छा यह है कि आप क्वेश्चन में दोनों ही लिख लें, ताकि हम बड़े आराम से स्टॉक रिजर्व निकाल पाए। अब यहाँ कैसे स्टॉक रिजर्व निकलेगा, वो सारी चीजें कैसी होंगी, हम एक दो क्वेश्चन में जब उसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम डिपार्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसके बाद एक जनरल पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। अब जनरल पी एंड एल में हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिख लेते हैं, जो भी प्रॉफिट आया है डिपार्टमेंट वाइज उसको निकाल लेते हैं। तो और स्टॉक रिजर्व निकालने को बोला, तो जैसे यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में है कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट तो बन जाएगा, डिपार्टमेंट पी एंड एल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई पी एंड एल की इंफॉर्मेशन ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे तो जब जनरल पी एंड एल बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट और सी डिपार्टमेंट। तो ए डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट आ रहा है वो 30,000, बी का 50,000 और सी का 1 लाख, मतलब 1,80,000 का प्रॉफिट आ रहा है हमारा। तो फिर हम स्टॉक रिजर्व बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी होता है, उसका ओपनिंग स्टॉक रिजर्व यहाँ पर आ जाता है क्रेडिट साइड में बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हमारा यहाँ आ जाता है अनटिल अनलेस ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ऑलरेडी दिया हो हमें, या ओपनिंग स्टॉक, जैसे यहाँ पर ओपनिंग फिगर ऑफ रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमें दे रखा है। तो अगर हमें ऐसे दे रखा है तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व डिपार्टमेंट बी का 10,000 और डिपार्टमेंट सी का 10,000। लेकिन सपोज क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा हो, तो हम ये अज्यूम करते हैं जो सिचुएशन इस साल की है वही सिचुएशन पिछले साल की होंगी, जो रेट क्लोजिंग स्टॉक पर है वही रेट ओपनिंग स्टॉक पर है। तो जैसे जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक पर निकालेंगे स्टॉक रिजर्व, वैसे वैसे ओपनिंग स्टॉक पर भी निकालेंगे। लेकिन हम डबल काम करने की बजाय टाइम सेविंग क्या करते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, अब देखो ए के पास, ए ने किसी दूसरे डिपार्टमेंट से माल नहीं खरीदा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं हो रहा है कि ए के पास भी माल आ रहा है बी या सी से। तो ए का जो स्टॉक है वो तो कॉस्ट पर है क्योंकि इसने बाहर से खरीदा। तो ए के क्लोजिंग स्टॉक में कोई स्टॉक रिजर्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी और सी का ही स्टॉक रिजर्व दिया हुआ है, ये बात भी समझने की है। तो अब जो बी का स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक वो 50,000, अगर ये हमें नहीं दिया सपोज, तो बी का क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है और बी का ओपनिंग स्टॉक 40,000 है। तो 50,000 पे निकालो अलग, 40,000 पे निकालो अलग, इससे अच्छा हम दोनों का डिफरेंस निकालें, और दोनों का डिफरेंस आ रहा है 10,000। 10,000 पे हम स्टॉक रिजर्व निकाल लें और देखें क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंस करके स्टॉक रिजर्व, और अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, उससे टाइम सेव हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में वो बात अप्लाई नहीं होगी, रीजन बीइंग यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ऑलरेडी गिवन है। अब हमें स्टॉक रिजर्व बनाना है क्लोजिंग। अब जब क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बनाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन में रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स है, ऐसा नोट डालकर एज्यूम करना है ना। जब आप स्टडी मटेरियल में देखते हैं तो क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में उसे रॉ मटेरियल एज्यूम कर लेंगे, किसी किसी में उसको फिनिश गुड्स एज्यूम कर लेंगे। उसका रीजन क्या है,
कि जो स्टॉक, ये जो स्टडी मटेरियल बना होता है ना, इसमें ज्यादातर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं और वो अलग अलग एग्जामिनर सेट करता है, तो अपने हिसाब से करता है, तो वो अलग अलग वेराइटी ऑफ सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हो जाते हैं कई बार। तो आपको क्या करना है, ज्यादातर क्वेश्चन में कुछ ही नहीं कहा, तो आप नोट डालिए और उसे फिनिश गुड्स ही एज्यूम कर लीजिए और उसमें रॉ मटेरियल का पोर्शन निकालिए। कैसे? उसके लिए हम थोड़ा सा ये देखते हैं, बी डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट कैसा दिखाई दे रहा है। ओपनिंग स्टॉक बी डिपार्टमेंट का 40,000 है, एक्सपेंसेस भी 40,000 है, और इसके बाद जो ट्रांसफर होकर आया है ए से, वो 1,20,000 ट्रांसफर होकर आया है, और बी ने ट्रांसफर करा है सी को। ठीक है, ये अभी हमें पता नहीं, अभी हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 50,000 दिया। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, तो बी का सबसे पहले कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ बी। तो कितना आ रहा है कॉस्ट बी का, तो डेबिट का टोटल कर रहा है 120, 40, 2 लाख माइनस 150, तो 1,50,000 आ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ बी 150 है। अब बी सी को दे रहा है कॉस्ट प्लस 1/3, तो यहाँ पर लोडिंग आ जाएगा या प्रॉफिट आ जाएगा 1/3, दैट इज 50,000। तो इसका ट्रांसफर प्राइस 2 लाख हो जाएगा, तो ये 2 लाख रुपीज में सी को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब इसने सी को ट्रांसफर किया और ऐसे ही इसके पास ए से ट्रांसफर होकर आया था, तो जो ए से ट्रांसफर होकर आया था ए ने भी प्रॉफिट लिया था, तो ऐसे ही हमारा चल रहा होता है। यहां पर एक मिनट, बी ने सी को ट्रांसफर किया 25% ऑफ ट्रांसफर प्राइस, तो 25% ऑफ ट्रांसफर प्राइस मतलब 1/4 ऑफ ट्रांसफर प्राइस मतलब 1/3 ऑफ कॉस्ट, इसलिए हमने कॉस्ट ले लिया है ना, वो ये दोनों का सेम रेट। अब ये जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में एक्स्ट्रा प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अब क्या है, फीफो मानेंगे, कुछ नहीं कहा तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक तो बिक चुका। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर ये फिनिश गुड्स है तो इसके अंदर दो चीजों का हिस्सा आया होगा, एक्सपेंसेस का भी आया होगा और जो ए से माल ट्रांसफर होकर आया है ए भी आया है ना, दोनों चीजें आई होंगी। लेकिन प्रॉफिट किस में इंक्लूड है, प्रॉफिट तो ए वाले में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक बी में जो की है 50,000, और यही अगर हमें ओपनिंग स्टॉक रिजर्व नहीं दिया होता तो 50 माइनस 40 10,000 में नेट फिगर ले लेता। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी कितना है, 50,000। तो हमें इसमें देखना है इस 50,000 में कितना पोर्शन ए से आया हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट तो ए में ही है ना, तो इसमें पोर्शन फ्रॉम ए से कितना है, तो हमारे पास दो खर्चे हैं, ये एक क्या है एक्सपेंसेस 40,000 और एक क्या है ए से आया हुआ कितना 1,20,000। तो इनका रेशो निकाल लो, कितना रेशो हो गया 40 एंड 120, तो हम 50,000 में 120/160 इन दोनों का रेशो में डिवाइड करते हैं। 40 120 मतलब 40 120 तो टोटल 160 हो गया। इसे वो छोटा भी कर सकते हो, टाइम वेस्ट होगा छोटा करने में, क्या जरूरत है। तो हमें क्या पता चलेगा कितना माल आया है ए से, 37,500 ये माल ए से आया, और ए ने प्रॉफिट लिया 1/3 ऑन कॉस्ट मींस। अब लेकिन ये क्या है, ये बी के स्टॉक में है तो ये ए का सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस का 1/4। ये बस यही बातें ध्यान रखिए। ए ने प्रॉफिट कितना लिया, स्टॉक रिजर्व 1/3 ऑन कॉस्ट, और वो यहां पर कितने में आया है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस का 1/4, तो इसका 1/4 निकाल लेते हैं। तो कितना आ गया 9375। तो ये 9375 हमारा स्टॉक रिजर्व ऑन स्टॉक ऑफ बी। प्रॉफिट ऑफ ए है, ये क्या है प्रॉफिट ऑफ ए, बट स्टॉक ऑफ बी, बी के स्टॉक में कितना इंक्लूड है 93। तो पहला काम ये करा हमने। अब दूसरा काम करते हैं, बी ने सी को माल दिया, तो सी के पास बी से आ गया
2,00,000 रुपए का माल। सी का ओपनिंग स्टॉक भी है 50,000, सी के खर्चे भी हैं 20,000, है ना। सी का क्लोजिंग स्टॉक भी है 70,000, सी की सेल भी है ना, कितने की, 3,00,000। ठीक है, तो सी का प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। प्रॉफिट बी और सी दोनों का आ जाएगा। बी का तो 50,000 ही हमने निकाला था जो ऐड करा था, और इसका आ जाएगा 1,00,000। ठीक है, लेकिन हमें तो स्टॉक रिजर्व निकालना है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात क्या सीखने को मिलेगी, ए ने किसे माल दिया, बी को, बी ने किसे दिया, सी को। तो सी के स्टॉक में जो है उसमें प्रॉफिट बी ने भी कमाया, ए ने भी कमाया, तो हमें डबल स्टॉक रिजर्व निकालना, और ये निकालना आ गया तो टेंशन ही खत्म, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही है जो हमें परेशान करती है। तो यहां पर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये वही कि हमें देखना है कि रेशो क्या है। अगर हम ध्यान से देखें यहां पर, तो यहाँ रेशो है 20 एंड 2,00,000। जो बी से माल आया है 2,00,000 का, और जो खर्चा किया 20,000, तो जो इनका क्लोजिंग स्टॉक है 70,000 का, उसमें स्टॉक ऑफ सी 70,000, इसमें से बी से कितना आया है 70,000 इंटू 2,00,000 डिवाइड बाय 2,20,000, यही तो है। तो कितना माल आया है, 63,000 ये आया है। और ये माल किससे आया, बी से, और बी ने कितना प्रॉफिट लिया, 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट बाय बी 1/4 कितना हो गया इसका, 1/4 15,909। तो इसका मतलब एक तो ये हो गया स्टॉक ऑफ बी, इसमें 15,909 का प्रॉफिट आया, प्लस प्रॉफिट कुछ ए ने भी लिया है। तो ये बी का सेलिंग प्राइस था, जो माल स्टॉक में 70,000 था, इसमें से बी से माल आया हुआ था 63,636 सेलिंग प्राइस ऑफ बी। प्रॉफिट भी पता चल गया बी का, तो कॉस्ट ऑफ बी आ गया, कितना आ गया, 47,727, ये आ गया। अब ये आने के बाद में अब हमारे पास शॉर्टकट है। अब लॉन्ग कट बिल्कुल ना अपनाएं, क्योंकि अब हम उसी सिचुएशन पर पहुंच गए जो हम पहले कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं हम, स्टॉक ऑफ बी, ये हमने पूरा काम किया। स्टॉक ऑफ बी, स्टॉक ऑफ बी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बी। जब हम पूरा काम कर चुके हैं दोबारा क्यों करें। हमें पता है 50,000 पे कितना निकला था, बहुत आसान है। तो 50,000 पे कितना निकला था, 9375। तो हम ये निकाल लेते हैं कि 9375 स्टॉक रिजर्व था 50,000 पे, तो 47,727 में कितना होगा, 8949। तो ये आ गया, बस ये काम करना। और ये तो केवल दो है, क्या होता है, ए ने बी से प्रॉफिट लिया, बी ने सी से, सी ने डी, आगे एक और डिपार्टमेंट है। तो जब हम डी से जाएंगे सी पर, उसकी कॉस्ट निकल जाएगी, तो सेम यही रेशो निकाल लेंगे, क्या कि सी में जो था वो ए और बी दोनों का था, तो इसी रेशो में दोनों पे कर दो, हम पूरा लंबा काम नहीं कर, शॉर्टकट अपना। बस पता है, जब आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 5 मिनट में आ जाएगा, केवल 5 मिनट। तो यही मेन बात थी इस चैप्टर के अंदर। तो अब हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। एक तो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आता है कि जब नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर हम दूसरे डिपार्टमेंट को माल ट्रांसफर करते, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर, यहाँ फिक्स परसेंटेज नहीं, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर जब हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, या इनके दो डिपार्टमेंट है पी एंड क्यू, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है दोनों का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, लेकिन यहां लिख दिया रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल लिख दिया,
तो रॉ मटेरियल अभी हमने रेशो में बांटा था, याद हो आपको। तो अब यहाँ रेशो में तभी बांटेंगे जब दूसरे डिपार्टमेंट से आया और कोई फ्रेश परचेजेज है। अगर फ्रेश परचेजेज नहीं है, केवल खर्चे हैं, तो कोई रेशो में बांटने की जरूरत नहीं है, सारा माल पिछले डिपार्टमेंट से आया, उसी पे पूरा स्टॉक रिजर्व निकालते। तो यहाँ परचेजेस भी अगर है, ये देखो परचेजेस भी है ना, तो परचेजेस के रेशो में ही बांटे। और अगर ये रॉ मटेरियल नहीं लिखा होता तो वेजेस को भी इंक्लूड कर लेते रेशो निकाल। अगर फिनिश गुड्स है तो सारे खर्चों का रेशो आएगा, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, परचेजेस, ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस प्लस वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉ मटेरियल लिखा है तो केवल रेशो परचेजेस और ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस। और अगर ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस के अलावा परचेजेस नहीं है तो जो क्लोजिंग स्टॉक है डायरेक्ट उसमें हम स्टॉक रिजर्व निकाल। यहाँ ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हमें दिया है या नहीं, तो यहाँ क्या है, पी क्यू को ट्रांसफर कर रहा है और क्यू का ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो हमारे यहाँ पर तो वो बात आएगी नहीं क्योंकि स्टॉक रिजर्व ही नहीं है। तो मैं आपको एग्जांपल वो बताता हूँ जहाँ ओपनिंग दोनों का हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्या है, ओपनिंग स्टॉक दोनों का है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, कॉस्ट। अब कॉस्ट है तो यहाँ पर भी स्टॉक रिजर्व की बात ही नहीं आएगी, तो ये भी आसान हो गया। यहाँ पर भी कॉस्ट लिखा हुआ है, यहाँ भी कॉस्ट लिखा है, तो यहाँ सब में ज्यादातर कॉस्ट ही लिखा हुआ है। अगर कॉस्ट नहीं लिखा होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस ले लेंगे, है ना। अब इन क्वेश्चन को करने की एक टेक्निक होती है, क्या है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर दे रहे हैं तो हमें जीपी रेशो निकालना पड़ता है, और ज्यादातर बच्चे जीपी रेशो को उल्टा लगा देते हैं, तो वो हम समझते हैं कि उल्टा नहीं लगाना और कैसे करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है ये, यहाँ इनके दो डिपार्टमेंट है, ए और बी, और इन दोनों डिपार्टमेंट में हमसे कहा है कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बनाओ, कंसोलिडेटेड भी बनाओ। तो कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब जब आप ए और बी का कॉलम बनाओगे ना, एक टोटल का कॉलम और बना लो तो वो कंसोलिडेटेड हो जाएगा, तो टोटल का कॉलम और बना लो, उसके अलावा जो हम अलग से बनाते हैं वो तो सब है ही। तो यहाँ क्या है, ए बी को भी माल दे रहा है, बी ए को भी दे रहा है, तो यहाँ पर दोनों का स्टॉक रिजर्व निकल आएगा, ए ने बी को दिया, बी ने ए को दिया, और यूजुअल सेलिंग प्राइस पे दिया। ठीक है, अब जब हम इसका सबसे पहले क्या बनाएंगे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग भी बनाएंगे और टोटल का कॉलम भी बना देंगे, जो मैं अभी नहीं बना रहा हूं क्योंकि मुझे जो सिखाना है आपको वो तो बस स्टॉक रिजर्व के बारे में बताना है कि कैसे स्टॉक रिजर्व निकालें। तो हमें जरूरत एग्जाम में तो बनाना पड़ेगा एक टोटल का कॉलम भी, लेकिन मैं आपको केवल इसके लिए बता रहा हूं। जब हम ये पूरा कर लेंगे, जैसे यहाँ पर हम लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो ये हो गया 1,60,000, और परचेजेस 4,60,000 और 3,40,000, कैरिज 10,000, 10,000, वेजेस 60,000, 40,000, सेल्स दिया हुआ है 7,00,000 एंड 560, और एक दूसरे को जो ट्रांसफर किया है वो नहीं है इसमें लिखा हुआ, इसका मतलब ये आउटसाइडर को सेल किया। ठीक है, आगे लिखा परचेज गुड्स ट्रांसफर, तो जो परचेज गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं वो बता रखा है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर परचेज्ड गुड्स, जो बाहर से माल खरीदा है वो भी हमने ट्रांसफर किया। बी ने ए को 50,000 का किया, तो बी ने ए को किया तो बी के क्रेडिट में आ जाएगा 50,000 और ए के डेबिट में आ जाएगा, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो बी ने ए को करा बी के क्रेडिट में और ए के डेबिट में, और ए ने बी को किया तो ए के क्रेडिट में और बी के डेबिट में। तो ये हमारा परचेज गुड्स का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, आगे लिखा है फिनिश गुड्स भी ट्रांसफर किया है, तो फिनिश गुड्स का ट्रांसफर किया है, बी ने ए को 1,75,000, ए ने बी को 2 लाख। ठीक है, यहां क्योंकि कॉस्ट प्लस परसेंटेज नहीं है तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है ट्रांसफर का। अब रिटर्न भी हुआ है तो ये क्या कहलाता है, एक तरीके से रिटर्न टू
डिपार्टमेंट, बी ने ए को वापस किया है 50,000 और ए ने बी को ट्रांसफर किया है 35,000। ठीक है, तो ये एक दूसरे को ट्रांसफर भी कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है हमें। क्लोजिंग स्टॉक में परचेज्ड और फिनिश्ड गुड्स अलग अलग दिया है। ठीक है, तो ये हमें दे दिया, तो यहां से सबसे पहला काम हमें क्या करना है, दोनों का जीपी कैलकुलेट करना है कि जीपी कितना आ रहा है। तो ए का जीपी आ गया 2,12,500 और बी का जीपी आ गया 2,10,000। तो यहां तक का काम तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं। असली काम टेक्निक जिसके लिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन करवाया आपको, इसकी टेक्निक अब शुरू होती है, और वो क्या है, और वो ये है कि हमें जीपी रेशो निकालना पड़ेगा। अब जीपी रेशो कैसे निकलेगा, ए का निकालते हैं पहले। तो जीपी का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो ए का जीपी है 2,12,500 डिवाइड बाय सेल्स। सेल उसको बोलते हैं जो सेलिंग प्राइस पर होती है। तो यहां पर एक तो सेल है 7 लाख, एक जो फिनिश गुड्स इन्होंने ये लिखा है परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट। इसका मतलब परचेज्ड गुड्स में कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है, तो वो कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफर है, तो वो तो सेल का हिस्सा है नहीं। लेकिन जो फिनिश गुड्स हैं वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर हमने ट्रांसफर किया। इसका मतलब जो फिनिश गुड ट्रांसफर किया है ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर है, और जो फिनिश गुड्स वापसी आया है वो क्या है, सेल से रिटर्न एक तरीके से। तो जो सेल से रिटर्न होकर के आया है माल रिटर्न, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो हमने 7 लाख रुपए की सेल करी आउटसाइडर को, 2 लाख रुपए की सेल करी हमने एक बी को, लेकिन बी से 50,000 का माल वापस आ गया। तो 2,12,500 का जो प्रॉफिट कमाया है वो हमने इतनी सेल पर कमाया। तो इसकी हमने परसेंटेज निकाली, तो वो हमारी जो परसेंटेज आई 25% आई। तो 25% का प्रॉफिट कमाया ए ने, आउटसाइड वाली सेल पे भी कमाया 25%, और जो ए ने बी को ट्रांसफर किया उस पे भी कमाया 25। अब हमें बी का रेशो निकालना पड़ेगा, जीपी रेशो। जब बी का हम जीपी रेशो निकालेंगे, तो बी का जीपी है 2,10,000 डिवाइड बाय बी की सेल 560 प्लस 175 माइनस 35,000, ठीक है ना, इंटू 100। तो ये आ गया 30%। अब असली काम, हम गलती कहां करते हैं, हम गलती क्या करते हैं, ए का जब क्लोजिंग स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व निकाल रहे हैं तो ए का जीपी रेशो लगा देते हैं। गलती यही होती है, भाई ए ने अपने आप को तो माल बेचा नहीं है, तो ए का जो स्टॉक है वो बी से आया हुआ है, तो उस पर बी वाला जीपी रेशो लगना है। और स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ए के स्टॉक पे ए का जीपी रेशो लगा, यही गलती नहीं करनी। यहां तक तो बच्चे कर लेते हैं, स्टूडेंट गलती करते हैं आगे। अब यहां पर एक बात और लिखी हुई है कि जो फिनिश गुड्स है डिपार्टमेंट का मार्केट प्राइस पर है, और जो 20% है वो दूसरे डिपार्टमेंट से आया हुआ है। अब जो 20% स्टॉक है वो दूसरे डिपार्टमेंट से आया हुआ है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया। तो ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है कितना है, फिनिश गुड्स वाला 1,20,000, और ये कहां से आया हुआ है, दूसरे डिपार्टमेंट से। तो इसका 120 का जो है इसका 20% दूसरे डिपार्टमेंट से आया है, तो कितना आया, 24,000। अब इसमें ए के स्टॉक में बी ने प्रॉफिट कमाया, तो बी का जीपी रेशो कितना है, बी का जीपी रेशो 30%। तो यहां 30% लगाएंगे, कितना आएगा, ये है स्टॉक रिजर्व, ए के स्टॉक। बहुत सिंपल, ए का स्टॉक निकाला
एक का स्टॉक दिया हुआ है हमें कितना 120, क्योंकि जो परचेज्ड गुड्स है ये तो कॉस्ट पर है और ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट पर है, तो इसकी बात ही खत्म कर दी हमने। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें परचेज गुड भी कॉस्ट पे ट्रांसफर आया, उसकी बात भी खत्म, इसीलिए हमने सेल में भी नहीं लिया था परचेज गुड्स को। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 20% माल, 20% माल किससे आया हुआ है? दूसरे डिपार्टमेंट से। क्यों 20%? क्यों? क्योंकि कुछ तो हमने खरीदा भी है, कुछ बनाया भी है। तो जो दूसरे डिपार्टमेंट से आया वो 20% है। तो उस 20% माल मतलब हमारा आया है 24,000 का माल और उस पर 30% प्रॉफिट लिया होगा। अब ऐसे ही बी का स्टॉक, बी का जो है फिनिश गुड्स है 70,000, उस पर 20% माल आया हुआ ए से 14,000, और ए ने कितना जीपी रेशो लिया है? 25%। तो इसका 25% कितना हुआ? 3,500। ठीक है, तो ये स्टॉक रिजर्व हो गया। बस इतना सा काम करना। तो हमने एक क्वेश्चन कौन से करे जहां कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज पे ट्रांसफर हुआ, वो हमने सीख लिया। एक ये वाले, इसमें क्या करना है, इसमें जीपी रेशियो में खुद निकाल, जो पहले वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें जीपी रेशियो ऑलरेडी दिया होता है, या ये कॉस्ट प्लस कितना परसेंट है, यहां पर हमें जीपी रेशियो खुद कैलकुलेट करना है। और याद रखिए ए के स्टॉक में बी का जीपी रेशियो लगेगा क्योंकि बी से आए। तो ये क्वेश्चंस हैं, काफी आते हैं एग्जाम में, ये वाले और वो वाले। मैंने खूब एक एक टाइप के क्वेश्चन के 10-10, 15-15 एग्जाम्पल दिए हुए, क्वेश्चन दिए। एक स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं टेक्निक वाले, ये स्पेशल टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें क्या है, ये हर क्वेश्चन एक जैसा होता है, बस एक क्वेश्चन आपने कर दिया तो हर एक क्वेश्चन हो जाए। यहां हर क्वेश्चन में क्या होगा, परचेजेस टोटल में दे रखी होगी, परचेजेस की यूनिट्स दे रखी होंगी, सेल्स की यूनिट दे रखी होंगी, सेल का परचेजेस प्राइस पर यूनिट दे रखा होगा, हर क्वेश्चन में दिया होगा, और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में दे रखे, हर क्वेश्चन। दिक्कत क्या है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हमें कॉस्ट पर यूनिट नहीं दी। तो जो ओपनिंग स्टॉक है, अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया तो ओपनिंग स्टॉक की यूनिट आ जाएंगी, क्योंकि परचेजेस की यूनिट दे रखी होंगी, सेल की यूनिट दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट है, ओपनिंग आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट नहीं दे रखी, ओपनिंग दे रखी होंगी, क्लोजिंग आ जाएगी। परचेजेस की यूनिट नहीं दे रखी, ओपनिंग क्लोजिंग सेल दे रखी है, परचेजेस आ जाएगी। तो यूनिट में हमारे पास क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स इक्वल टू क्लोजिंग, ये यूनिट्स में है। तो हमारी 1, 2, 3, 4 चीजें यूज होनी है इन क्वेश्चन में, कोई सी 3 दे रखी हो तो चौथी आ जाएगी यूनिट में, उसका कोई टेंशन नहीं। टेंशन क्या है, हमें कॉस्ट पर यूनिट ही नहीं दे रखा होगा किसी भी क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट है, लेकिन एक यूनिट कितने की है नहीं पता, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस दिया। तो हर क्वेश्चन में यही समस्या है, लेकिन हर क्वेश्चन में एक बात बोल रखी होगी कि सबका जीपी रेशो सेम, हर डिपार्टमेंट। तो हमें क्या करना है, एक ही टेक्निक है, सिंपल टेक्निक। क्या, हमें रुपीज में एक ही चीज है, टोटल में, टोटल परचेजेस। तो आपको एक टेक्निक अपनानी है, क्या है, हर क्वेश्चन में क्या, ये है टोटल कॉस्ट 840, यूनिट्स आपको पता है, इन्हीं की सेल निकाल लो। कैसे, एक ही यूनिट्स हैं 5,000 और इसका सेलिंग प्राइस 40, बी की यूनिट है 10,000, सेलिंग प्राइस 45, सी की यूनिट है 15,000, परचेजेस यूनिट, परचेजेस, और इसका सेलिंग प्राइस है 50। तो जब हम इन सब का टोटल कर लेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि टोटल इनका सेलिंग प्राइस क्या है। तो इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 14 लाख, 14 लाख। क्या करा हमने, जो टोटल कॉस्ट, क्योंकि बोल रखा है हर डिपार्टमेंट का जीपी रेशो सेम, हर प्रोडक्ट का जीपी रेशो सेम, तो टोटल भी सेम ही रहेगा। तो हमने टोटल में निकाल लिया। अब देखो ये क्या है, ध्यान से, ये क्या है, कॉस्ट, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, और यूनिट सेम है। यूनिट सेम है क्योंकि जो यूनिट इसकी है 5,000, 10,000 और 15,000, वो यूनिट हमने ये ले ली। तो ये इन्हीं यूनिट का कॉस्ट, इन्हीं यूनिट का सेलिंग प्राइस, तो इन्हीं यूनिट का जीपी आ जाएगा हमारे पास 5,60,000। जीपी रेशो आ जाएगा 5,60,000 डिवाइड बाय सेल्स 14 लाख, सेल पे निकालेंगे तो जीपी रेशो आ जाएगा हमारे पास 40%।
अब हमें हर एक का सेलिंग प्राइस अलग अलग पता है। ए का सेलिंग प्राइस क्या है 40, जीपी 40%, दैट इज 16, तो कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 24। अब आगे कॉस्ट तो हम कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एज ए बी एस ए सी। हर क्वेश्चन में सेम टेक्निक अपनानी है। जैसे 20 देखो उसमें भी यही करना है। यहाँ क्या दे दिया, यहाँ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग और परचेजेस दे दिया तो सेल यूनिट आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर भी टोटल परचेजेस दे रखी हो रुपीज में। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, हर क्वेश्चन ऐसे ही है। ये टेक्निक है, इनमें ही सेम क्वेश्चन है जो करने। इसके बाद है मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट कुछ भी नहीं है, सेम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं ब्रांच में। वो मैं आपको ऑलरेडी ब्रांच में बता चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूं कैसे करना होता है। यहां ब्रांच में याद है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में हम एक बनाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट और एक बनाते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ ब्रांच स्टॉक की जगह इसका नाम है मेमोरेंडम स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट की जगह मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, बस ये नाम बदल देंगे। तो ऑलरेडी आपके पास वीडियो भी है, ऑलरेडी हम डिवीजन कर चुके हैं ब्रांच का, तो उसको देखिए और ये क्वेश्चन वैसे ही सोल्व करिए। तो ये पूरा डिपार्टमेंट का चैप्टर था। इस पूरे डिपार्टमेंट में केवल और केवल स्टॉक रिजर्व निकालना है आपको, उसी पर ही कंसंट्रेट करना, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आपको स्टॉक रिजर्व निकालना आता है, अदरवाइज आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो स्टॉक रिजर्व निकालने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस